नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों तक दिव्यांगजनों की सुगम्यता के अधिकार को एक मानवीय और मौलिक अधिकार माना। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट जारी की। कुछ राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट पर चिंता व्यक्त की गई है। एक अध्ययन के अनुसार शीशे के संपर्क में आने से होने वाले असमय हृदय रोग यानी CVD से बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है। मनुष्यों में RNA एडिटिंग का पहला सफल नैदानिक प्रदर्शन किया गया। IIT मद्रास ने AI विकास और गवर्नेंस में सहभागी दृष्टिकोण शीर्षक से शोध पत्र जारी किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों तक दिव्यांगजनों की सुगम्यता के अधिकार को एक मानवीय और मौलिक अधिकार माना। आपको बता दें, राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ और अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने माना कि पर्यावरण, सेवाओं और अवसरों तक दिव्यांग व्यक्तियों की सुगम्यता का अधिकार एक आवश्यक, मानवीय और मौलिक अधिकार है। यह निर्णय नालसार यानी NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल को भी लागू करने का प्रयास करता है। दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के तहत दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी में रुकावट पैदा करने वाली सामाजिक बाधाओं को समाप्त करके उनके समावेशन और समानता के लिए सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। CDS नालसार रिपोर्ट में दिव्यांगजनों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का जिक्र किया गया है, जिसमें पहली समस्या है सुगम्यता संबंधी बाधाएं। इसके तहत न्यायालयों, जेलों, विद्यालयों, सार्वजनिक परिवहन आदि तक दिव्यांगजनों की सुगम्यता में कई बाधाएं आती हैं। दूसरी है कई स्तर के गंभीर भेदभाव से जुड़ी समस्याएं। दिव्यांगजनों को निःशक्तता के साथ साथ जातिगत व लैंगिक आधार पर कई गंभीर स्तर के भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही समाज में उनके प्रति नकारात्मक सोच उन्हें हाशिए पर धकेल देती है। कानूनी ढांचे में असंगति को देखें तो RPWD अधिनियम 2016 में अनिवार्य नियमों का पालन आवश्यक है, जबकि 2017 के RPWD नियमों में केवल स्व-विनियमित दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा पाया गया है कि नियम 15(1) RPWD अधिनियम के अनिवार्य अनुपालन की योजना और विधायी मंशा के असंगत है। साथ ही न्यायालय ने कुछ सुगम्यता सिद्धांतों पर विचार करने की बात कही है, जैसे कि संरचना का सार्वभौमिक डिजाइन, सभी प्रकार की दिव्यांगताओं का व्यापक समावेश, सहायक प्रौद्योगिकी का व्यापक पैमाने पर एकीकरण और हितधारकों से परामर्श। अब द्विआयामी दृष्टिकोण को समझें तो इसमें मौजूदा संस्थानों या गतिविधियों के संबंध में सुगम्यता सुनिश्चित करना तथा नए बुनियादी ढांचे एवं भविष्य की परियोजनाओं में उचित बदलाव करना शामिल है। खबर के अंत में दिव्यांगजनों की सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। सबसे पहले है अधिकार आधारित दृष्टिकोण। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को प्रभावी बनाया गया है। साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन का अनुच्छेद 9 लागू किया गया है। इसके अलावा सुगम्य भारत अभियान यानी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी चलाया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम उमेद राम शर्मा 1986 मामले में अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार के अंतर्गत सुगम्यता के अधिकार को शामिल किया गया है और दिव्यांग अधिकार समूह बनाम भारत संघ 2017 मामले में दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट कृषि खाद्य प्रणालियों के मूल्य संचालित रूपांतरण पर जोर देती है। साथ ही ये कृषि खाद्य प्रणालियों यानी खेत से खाने की मेज तक की वैश्विक छिपी लागतों हिडन कॉस्ट पर पिछले संस्करण के अनुमानों पर आधारित है। आपको बता दें कि छिपी हुई लागत बाहरी लागतें यानी नकारात्मक बाहरी प्रभाव या अन्य बाजार या नीतिगत विफलताओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को व्यक्त करती है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं की। पहला है छिपी हुई लागत। औद्योगिक और विविधीकरण वाली कृषि खाद्य प्रणालियां वैश्विक मात्राबद्ध छिपी लागतों में अधिकतम योगदान देती हैं। इन लागतों में गैर संचारी रोगों से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी छिपी लागतों की अधिकता होती है।
इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न का, जैसे साबुत अनाज का कम सेवन, सोडियम का अधिक सेवन आदि सभी मात्राबद्ध छिपी लागतों का 70% हिस्सा है। इसके साथ ही सामाजिक लागतें जैसे कि अल्पपोषण और गरीबी और पर्यावरणीय लागतें जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसे अन्य कारक भी इस छिपी हुई लागत का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं भारत से संबंधित निष्कर्ष का। भारत के संबंध में कुल छिपी हुई लागत सालाना लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। इस मामले में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में छिपी हुई लागत मुख्य रूप से अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न से प्रेरित है। चलिए अब कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को बदलने पर की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली है, FAO ने औद्योगिक कृषि खाद्य प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है। खाद्य आधारित आहार विषयक दिशा निर्देशों को कृषि खाद्य प्रणाली अप्रोच में अपग्रेड किया जाना चाहिए। साथ ही पोषक तत्व संबंधी लेबल एवं प्रमाणन को अनिवार्य किया जाना चाहिए और सूचना अभियान संचालित करने चाहिए। वहीं पारंपरिक कृषि खाद्य प्रणालियों में पर्यावरणीय फुटप्रिंट में वृद्धि से बचने के लिए पारंपरिक उत्पादकता बढ़ाने वाले हस्तक्षेपों को पर्यावरणीय उपायों और आहार संबंधी संपूरकों के साथ पूरक बनाना चाहिए। आपको बता दें कि पर्यावरणीय फुटप्रिंट से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, कंपनी या गतिविधि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंत में कृषि खाद्य प्रणालियों में सुधार के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। सबसे पहले है सतत कृषि पद्धतियां। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, प्रति बूंद अधिक फसल PDMC, राष्ट्रीय बांस मिशन NBM आदि शामिल हैं। दूसरी है कृषि अवसंरचना। इसमें कृषि अवसंरचना कोष AIF, कृषि विपणन अवसंरचना AMI योजना आदि आते हैं। और आखिरी है किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, किसान उत्पादक संगठनों FPOs का गठन और संवर्धन आदि शामिल हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। कुछ राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट पर चिंता व्यक्त की गई है। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में प्रजनन दर में कमी एवं जनसंख्या वृद्धि धीमी होने पर चिंता जताई है। चलिए भारत में प्रजनन दर के बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 के 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर यानी TFR कम होकर 2.0 रह गया है। आपको बता दें कि कुल प्रजनन दर से आशय एक महिला के गर्भवती होने की उम्र तक पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या से है। इस तरह भारत में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर यानी 2.1 से नीचे है। प्रतिस्थापन दर यानी रिप्लेसमेंट लेवल पर किसी देश की जनसंख्या में सभी पीढ़ियों की आबादी लगभग स्थिर बनी रहती है। साथ ही प्रजनन दर में कमी पूरे भारत में एक समान नहीं है। दक्षिणी राज्यों और छोटे उत्तरी राज्यों में कुल प्रजनन दर में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए कुल प्रजनन दर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्रमशः 1.4 और 1.5 है, जबकि उत्तर प्रदेश व बिहार में क्रमशः 2.7 और 3 है। चलिए इसी के साथ प्रजनन दर में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक जान लेते हैं। पहला कारक है परिवार नियोजन की सफलता। परिवार नियोजन नीतियों को लागू करने और विवाहित महिलाओं में इसके प्रति अभिरुचि 2015-16 में हुए NFHS 4 की 66% से बढ़कर 2019-21 में हुए NFHS 5 में 76% हो गई है। दूसरा है शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, इसीलिए महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करके रोजगार के अवसरों को सीमित नहीं करना चाहती हैं। और तीसरा है जीवन यापन की बढ़ती लागत। जीवन यापन और परिवार की बढ़ती लागत की वजह से भी परिवार को छोटा रखने पर जोर दिया जा रहा है। अंत में प्रजनन दर में गिरावट से जुड़ी चिंताएं जान लेते हैं। पहली चिंता का विषय है वृद्ध आबादी के अनुपात में वृद्धि। देश की कुल आबादी में वृद्ध आबादी का अनुपात बढ़ने से पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर व्यय बढ़ता है। इससे सरकार पर सामाजिक और आर्थिक दबाव भी बढ़ता है। आश्रित वृद्ध आबादी के बढ़ने से आय अर्जक युवा आबादी पर आर्थिक और भावनात्मक बोझ बढ़ता है। दूसरा है राजनीतिक चुनौतियां। देश की संसद में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संसद में सीटों की संख्या वृद्धि पर 2026 तक रोक है, लेकिन उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे धीमी जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। और आखिरी है कामकाजी लोगों की संख्या में कमी। प्रजनन दर में गिरावट से देश की आबादी में कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या में कमी हो सकती है। जापान इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर।
एक अध्ययन के अनुसार सीसे के संपर्क में आने से होने वाले असमय हृदय रोग सीवीडी से बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है। यह अध्ययन लैंसेट पब्लिक हेल्थ ने प्रकाशित किया है। इसे रिमूविंग लेड फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि सीसे के संपर्क में आने से होने वाले असमय हृदय रोग यानी सीवीडी से होने वाली मौतों से $6 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान होता है। चलिए सबसे पहले सीसे यानी पीबी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह नरम धातु है, कम गलनांक, संक्षारण प्रतिरोधी तथा खराब ताप चालकता इसके गुण हैं। यह धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। यह अत्यधिक लचीली, सघन और तन्य धातु है। यह आमतौर पर जस्ता, चांदी और तांबे के साथ अयस्क के रूप में पाई जाती है। इसका बैटरी, गोला बारूद, धातु उत्पाद आदि के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी में पाई जाने वाली एक विषाक्त धातु है। प्रगलन संयंत्र और पेंट उद्योग सीसे की विषाक्तता के मुख्य स्रोत हैं। चलिए अब सीसा प्रदूषण के प्रभाव समझने का प्रयास करते हैं। इससे मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है। सीसे से IQ लेवल कम हो जाता है। साथ ही इससे हृदय रोग, गुर्दे की विफलता और समय से पहले मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसके संपर्क में आने से 5.5 मिलियन वयस्क समय से पहले सीवीडी से मर जाते हैं और बच्चों में 765 मिलियन IQ अंकों की हानि होती है। इतना ही नहीं, गर्भावस्था के दौरान मैटरनल प्लाज्मा के सीसे के संपर्क में आने से गर्भ में भ्रूण के विषाक्त न्यूरो डेवलपमेंट प्रभाव शुरू होने लगते हैं। दूसरा है पौधों के लिए विषाक्त। मृदा में सीसे की सांद्रता 0 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन से 1000 पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ने से गेहूं के बीजों की अंकुरण दर 98% से 50% तक कम हो जाती है और बायोमास 44% तक कम हो जाता है। पक्षियों पर इसका प्रभाव देखें तो उनमें एनीमिया हो सकता है और मस्तिष्क की क्षति हो सकती है। इसके अलावा उन्हें उड़ने, नीचे उतरने और चलने में कठिनाई हो सकती है तथा उनमें मृत्यु दर में वृद्धि होने लगती है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि सीसा विषाक्तता को नियंत्रित करने के लिए कौन सी पहलें शुरू की गई हैं। WHO और UNEP के नेतृत्व में सीसा आधारित पेंट उत्पादन को समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया था। सीसे के संपर्क में आने पर WHO के नैदानिक प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सीसा युक्त पेट्रोल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंत में सीसा उपयोग उन्मूलन के लिए की गई प्रमुख सिफारिशें भी जान लेते हैं। सीसा विषाक्तता को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसी राजनीतिक संरचना की आवश्यकता है जो वैश्विक कल्याण के लिए कार्य करे। इस संरचना को देशों द्वारा खनन और निर्यात किए गए सीसे के अनुपात में शुल्क लगाकर वित्त पोषित किया जा सकता है। सीसे पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए तथा इसकी मांग को सीसे के विकल्पों के जरिए पूरा करने के लिए इस कर को साल दर साल बढ़ाया जाना चाहिए। सरकारों को सीसे को विषाक्त अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। साथ ही इसका सुरक्षित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह से पुनर्चक्रण की अनुमति देनी चाहिए जिससे बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। मनुष्यों में RNA एडिटिंग का पहला सफल नैदानिक प्रदर्शन किया गया। हाल ही में एक अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी वेव लाइफ साइंसेज ने RNA एडिटिंग में सफलता पाई है। इसने एक वंशानुगत विकार अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी AATD के इलाज में RNA एडिटिंग की है। AATD में प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का स्तर बढ़ता है। यह विकार लीवर और फेफड़ों को प्रभावित करता है। सबसे पहले RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एडिटिंग के बारे में समझते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निवेशन यानी इंसर्शन, विलोपन, डिलीशन या प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से RNA अनुक्रमों पर आनुवंशिक जानकारी को संशोधित करती है। वैज्ञानिकों ने इस कार्य में गाइड RNA यानी gRNA के साथ एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन RNA ADAR नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि gRNA छोटे RNA अणु होते हैं। ये संशोधन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में mRNA के साथ 4 युग्मन करके एडिटिंग मशीनरी को निर्देशित करते हैं। इस प्रक्रिया को समझें तो RNA के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, A एडेनिन, G ग्वानिन, U यूरेसिल और C साइटोसिन। ADAR तकनीक mRNA में एडिनोसिन को इनोसिन में परिवर्तित करती है। यह इनोसिन ग्वानोसिन के कार्य की नकल करता है। एडिनोसिन और ग्वानोसिन क्रमशः A एवं G को राइबोस के साथ संयोजित करने वाले न्यूक्लियोसाइड्स हैं। कोशिका एडिनोसिन की जगह पर इनोसिन को डिटेक्ट करती है।
इस असंगत मेल को ठीक करने के लिए कोशिकीय प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया mRNA के मूल कार्य को पुनर्स्थापित करती है और कोशिका सामान्य प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए आरएनए संपादन में चुनौतियां भी समझ लेते हैं। पहली है विशिष्टता की कमी। ADAR तकनीक gRNA की कम सटीकता के कारण mRNA में लक्षित और गैर लक्षित परिवर्तन कर सकती है। इससे दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा है क्षणिक या अस्थायी प्रकृति और विकास प्रक्रिया का शुरुआती चरण। चिकित्सा प्रभावों को बनाए रखने के लिए बार बार उपचार आवश्यक होगा। चलिए खबर के अंत में RNA और DNA एडिटिंग के बीच कुछ प्रमुख अंतर पर नजर डाल लेते हैं। पहला अंतर है परिवर्तन का रूप। DNA एडिटिंग स्थायी परिवर्तन करती है, जबकि RNA एडिटिंग अस्थायी परिवर्तन करती है, जो समय के साथ लुप्त हो सकता है। इस प्रकार RNA एडिटिंग DNA एडिटिंग की तुलना में अधिक सुरक्षित और लचीली होती है। हालांकि DNA एडिटिंग के परिणाम स्वरूप अपरिवर्तनीय त्रुटियां हो सकती हैं। दूसरा अंतर एलर्जी और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं। इसमें RNA एडिटिंग की तुलना में DNA एडिटिंग में अवांछनीय प्रतिक्रियाओं का जोखिम अधिक होता है। DNA एडिटिंग उपकरण कटिंग करने के लिए कुछ बैक्टीरिया से प्रोटीन का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत RNA एडिटिंग ADAR एंजाइमों पर निर्भर करती है, जो मानव शरीर में ही पाए जाते हैं। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। IIT मद्रास ने AI विकास और गवर्नेंस में सहभागी दृष्टिकोण शीर्षक से शोध पत्र जारी किया। इस शोध पत्र में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहभागी अप्रोच कैसे AI एल्गोरिथम के परिणामों को बेहतर बना सकता है और इसकी निष्पक्षता को बढ़ा सकता है। खबर की शुरुआत में सहभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस PAI के बारे में समझते हैं। ये वास्तव में AI सिस्टम के निर्माण में केवल प्रौद्योगिकी डेवलपर्स की तुलना में अधिक हितधारकों की भागीदारी है। सहभागी AI के मूल सिद्धांत सहभागी गवर्नेंस से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सहभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों है? दरअसल AI क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा AI के उपयोग में बढ़ोतरी भी हो रही है, जैसे कि सरकारी एजेंसियों द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को अपनाना आदि। चलिए अब सहभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी PAI के लाभ जानते हैं। सबसे पहला लाभ है ये AI उपयोग में एक तरफा और टॉप डाउन निर्णय से बचाता है। यह निर्णय को लागू करने में किसी संभावित विवादास्पद मुद्दे को दूर कर देता है। दूसरा है ये समावेशन और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। जिन समुदायों के लिए AI प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है उनके संबंध में पूर्वाग्रह, भेदभावपूर्ण आउटपुट जैसे जोखिमों को कम करता है। साथ ही फीडबैक लूप में भी मददगार है। यह तकनीकी गड़बड़ियों को पहचानने और AI उपयोग के बाद इसके प्रभाव के आकलन में सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा AI सिस्टम की विश्वसनीयता को भी बढ़ावा देता है। यह फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आउटपुट को कम करता है। इससे AI प्रणालियों को अधिक विश्वास के साथ अपनाया जा सकता है। जब कोई AI मॉडल किसी बात को सत्य मानता है जबकि वास्तव में वह असत्य होती है तो इसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। वहीं जब कोई AI मॉडल किसी बात को असत्य बताता है जबकि वह वास्तव में सत्य होती है तो इसे फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है। इतना ही नहीं, सहभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी PAI के समक्ष कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि को-ऑप्टेशन। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ प्रमुख हितधारकों का इस सिस्टम पर वर्चस्व हो सकता है। इसके अलावा विशेष योग्यता नहीं रखने वालों की सीमित भागीदारी। मौजूदा AI गवर्नेंस मॉडल में मुख्य रूप से उद्योग प्रतिनिधियों, नौकरशाहों, चुनिंदा सिविल सोसाइटी जैसे विशेषज्ञों की भागीदारी देखी जाती है। दिखावे के लिए या सांकेतिक सहभागिता को देखें तो इसमें केवल नियमों या कानूनों के पालन के लिए AI मॉडल में अधिक हितधारकों की भागीदारी दिखाई जा सकती है। और आखिरी है पारदर्शिता से जुड़े विरोधाभास। बुरी नीयत वाले भागीदार एल्गोरिदम के बारे में साझा की गई जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं। अंत में भारत और विदेश में सहभागी गवर्नेंस के बारे में किए गए विचार को समझ लेते हैं। सबसे पहला है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। इस पे भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सहयोग से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है वन अधिकार अधिनियम 2006। ग्राम सभा की सहभागी और लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण उसे वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। और आखिरी है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल। इसमें पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों को देशज समुदायों के साथ साझा करने का प्रावधान किया गया है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। देश में 2008 से हर साल 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं बहुत सी भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। उनके मुख्य योगदानों को देखें तो अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा उन्होंने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन 1920 से 24 के दौरान अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। साथ ही उन्होंने दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था। वे संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न 1992 से सम्मानित किया गया। हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी से देशभक्ति, ईमानदारी, सहिष्णुता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। कई रिपोर्ट्स में कुछ पश्चिमी देशों में सलाद बार उग्रवाद के बढ़ते मामलों को उजागर किया गया है। सलाद बार उग्रवाद एक नई प्रकार का उग्रवाद है। इसमें हिंसक हमलों के पीछे मुख्य प्रेरणा किसी सुसंगत विचारधारा की बजाय कई प्रकार के विश्वासों और विचारों का मिश्रण है। हाल ही में पुणे में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित होता है। 12वें वर्ल्ड अर्बन फोरम यानी WUF की बैठक काहिरा मिस्र में आयोजित हुई। बैठक के समापन पर 10 सूत्रीय काहिरा कॉल टू एक्शन को अपनाया गया। वर्ल्ड अर्बन फोरम की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इस संधारणीय शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है। महाराष्ट्र के पुणे में पहली बार यूरेशियन ऊद बिलाव को देखा गया। यूरेशियन ऊद बिलाव भारत में पाई जाने वाली ऊद बिलाव की 3 प्रजातियों में से एक है। हाल ही में केंद्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने EVAJ सर्विस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL की पहल है। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद BRIC के गठन का 1 वर्ष पूरा हुआ है। इसकी स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने 14 स्वायत्त संस्थानों को विलय करके की थी। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 जारी की गई। यह पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया के 25 देशों को कवर करने वाले 984 संस्थानों का मूल्यांकन करती है। एक हालिया अध्ययन में निष्क्रिय कोविड-19 वैक्सीन कोरोनावैक और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा TTP के बीच संबंधों का पता चला है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।